हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग विजन आईएएस के 23 एंड 24 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट एंड द लिंक हैज़ बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन। आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट द क्लासेस एंड सर्टेन डाटाज एंड फैक्ट्स जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी एंड यू कैन यूज दैट इनटू योर आंसर राइटिंग। एंड आने वाले समय में जो मेंस आंसर राइटिंग है, आई थिंक डेली बेसिस पे एक क्वेश्चंस कराया जाए सो दैट हमारी जो पहचान है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से वो हो सके एंड हमें एक प्रकार से जो फियर लगता है क्वेश्चन को देखने में वो फियर निकाला जा सके। बिकॉज क्वेश्चंस को देखने में ही अगर डर लगेगा, हाउ वी विल अप्रोच। दैट्स वाई मेरा एक इनिशिएटिव आने वाले समय में होगा कि जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के उसको डिस्कस किया जाए अलोंग विथ द कंसेप्ट्स। और इथिक्स के लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपको इथिक्स के लेक्चर सीरीज रिवाइज करने हैं यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड रिवाइज दैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है फ्रेंड्स। यूट्यूब पे आपको जो इथिक्स के लेक्चर सीरीज है नहीं मिलेंगे, मैंने आपको प्रोवाइड किया है विथ ह्यूज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। अगर हम बात करें तो जो पहला आर्टिकल है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने गाइडलाइंस इश्यू की है टू प्रमोट ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रोन है जिसको आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हो, यूएवी, इसका जो सिग्निफिकेंस है बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो सर्वेलेंस की बात करो, चाहे वो नेशनल डिफेंस की बात करो। आपको ही पता है इंडिया का जो बॉर्डर है होस्टाइल नेशन के साथ शेयर होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, तो ड्रोन का इस्तेमाल तो इधर भी हो सकता है। अलोंग विथ वॉट, एग्रीकल्चर सेक्टर में अलोंग विथ वॉट, मेडिसिन को अगर पहुंचाना हो टू द हाई हिली एरियाज या फिर अनएसेसेबल एरियाज, तो वहां पर भी ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। तो ड्रोन की जो पोटेंशियल है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो होंगी ही होंगी। और इससे हो सकता है फार्मर्स के जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आए एंड उनका जो इनकम है वो बढ़ सकता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू आपको याद रखनी है सो दैट आप होल इश्यू को जोड़ सको एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। तो सिलेबस पहले डिस्कस करते हैं। देख सकते हो आपका डायरेक्ट टॉपिक आ जाएगा आपका ड्रोन एंड एग्रीकल्चर। कहाँ गया, हाँ देख सकते हो, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पर आपका ड्रोन प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये कवर होगा। तो ये जो गाइडलाइंस हैं सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसको अमेंड किया गया है और अमेंड करके बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन ड्रोन का प्रमोट किया जा सके और साथ ही साथ प्रिसाइज फार्मिंग भारत में प्रमोट की जा सके। जब भी हम बात करेंगे प्रिसाइज फार्मिंग की, तो प्रिसाइज फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हम फार्मिंग करें और उसमें जो भी हम इनपुट देना चाहते हैं, चाहे वो हम वाटर दे, चाहे फर्टिलाइजर दे, पेस्टिसाइड दे, सब कुछ एक सर्टेन अमाउंट में जो रिक्वायर्ड है और उसी पार्टिकुलर एरिया पर उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड है 1 kg फर्टिलाइजर की एक पार्टिकुलर एरिया में हम 2 kg दे रहे हैं। जनरली ह्यूमन जब ये सब काम करते हैं मैनुअली तो ये सब गड़बड़ियाँ आ जाती है, लेकिन यही जब मशीन करता है, लेट्स से ड्रोन करता है, ठीक है, तो प्रिसाइज्ड वे में इनपुट्स की इस्तेमाल होती है और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, साथ ही साथ कॉस्ट में भी बचत आती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब यही है कि प्रिसाइज्ड इनपुट्स दिया जाए, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनपुट दिया जाए टू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड to enhance productivity, to save excess use of inputs
और अगर हम बात करें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की, तो इसको लॉन्च किया गया था विद एन ऑब्जेक्टिव कि जो फार्म मैकेनाइजेशन है उसकी जो पहुंच है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक पहुंचे, साथ ही साथ उन जगहों पर भी फार्म मैकेनाइजेशन की उपलब्धता हो जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जैसे आपका हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, हिमालयन रीजन की बात कर लो, है ना, जहाँ पर फार्म पावर अवेलेबिलिटी काफ़ी लो है। और एक बात और, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पर क्यों फोकस किया जा रहा है? बिकॉज आपको भी पता है 86% जो फार्मर है हमारे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर है, एंड इनके पास काफ़ी कम ज़मीन होती है, तो बड़े बड़े मशीन्स जो हैं वो हो सकता है इस्तेमाल ना हो। दैट्स वाई एक मिशन भी लॉन्च की गई थी, हमने डिस्कस भी किया था कि इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं सो दैट इन स्पेसिफिक लैंड्स के लिए इन मशीन्स का इस्तेमाल हो। और वन ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन टेक इज द ड्रोन, है ना। तो फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर की उपलब्धता करवा दे, उसके साथ साथ आपका जैसे ड्रोन्स, हैप्पी सीडर मशीन या फिर अदर हार्वेस्टर्स या फिर सोवर्स, ये सब मशीन्स भी आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है फार्म मैकेनाइजेशन डज नॉट मीन्स ओनली ट्रैक्टर, इट मीन्स मोर, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। एंड अगर हम बात करें की गाइडलाइंस की, तो क्या क्या की गाइडलाइंस बात कही गई हैं, तो देख सकते हो 10 लाख रुपये का ग्रांट दिया जाएगा टू द एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट सो दैट ड्रोन परचेज किए जा सके। जब हम बात करते हैं ग्रांट की, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है कुछ भी लौटाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 10 लाख तक का ग्रांट दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता दी जाएगी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को जो सेटअप किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स के द्वारा या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर रूरल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा टू परचेज द ड्रोन्स, तो उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएंगी। और अगर हम बात करें ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स नहीं मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक है आपका। तो एक तो रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करना हो, क्रॉप मॉनिटरिंग करना हो, तो आराम से ये ड्रोन से हो सकती है। दूसरी बात ये एडवांस एक्टिविटीज़ के लिए, एडवांस एक्टिविटीज़ के तहत जैसे सॉइल हो या फिर फील्ड का एनालिसिस करना हो कि भाई साहब किस चीज़ की सफिशिएंसी है सॉइल में, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो ड्रोन के माध्यम से एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। सॉइल में क्या चीज़ की कमी है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ये सब एनालाइज किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। अलॉन्ग विथ इंडिविजुअल प्लांट पर भी नज़र रख सकते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, कैसे, तो ड्रोन के साथ हम स्मार्ट मशीन से लिंक कर देंगे। अलॉन्ग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल हो सकता है फॉर डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट्स। तो ये बेसिकली एडवांस यूजेज है, और एक रूटीन एक्टिविटीज़ में तो स्प्रेइंग करना, क्रॉप मॉनिटरिंग करना है ही है। एंड इससे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर यूज ऑफ ड्रोन एप्लीकेशन विथ पेस्टिसाइड्स ये रिलीज की गई थी फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन इन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, नॉन क्रॉप एरियाज, तो ये सब भी रिलीज की गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रोन यूज एंड बेनिफिट्स, प्रीलिम्स में अगर आएगा ड्रोन यूज एंड बेनिफिट, तो आपको ध्यान रखने हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। तो जनरली जो स्टेटमेंट्स होंगे जो आपको लग रहे होंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये स्टेटमेंट हो सकता है, बिकॉज साइंस इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटी। तो वहाँ पर अगर एक ऐसा ऑप्शन आता है कि इस फील्ड में नहीं यूज होगा, तो जनरली गलत ही होता है, ये हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो ड्रोन यूज एंड बेनिफिट्स की बात करें तो पहली बात तो ये कि ऑप्टिमाइज करते हैं इनपुट को, कैसे, तो जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वाटर है, वो सब आपका उतना ही यूज किया जाएगा जितने के दरकार है। यानी कि जो ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं, एक्सेस फर्टिलाइजर छिड़क दिया या फिर एक्सेस वाटर दे दिया, तो वो सब एरर्स को सेफगार्ड किया जा सकता है। दैट मीन्स वी आर ऑप्टिमाइजिंग द इनपुट्स। दूसरा है रिएक्ट फास्टर टू थ्रेट्स, कि अगर कोई थ्रेट आए, लेट्स से वीड्स, पेस्टिसाइड, फंगी, तो जो ड्रोन है वो चूँकि सर्वेलेंस भी कर सकता है, तो आराम से वो अर्ली आइडेंटिफाई कर लेगा एज कम्पेयर टू द ह्यूमन, और अर्ली रिएक्शन हो जाएगा, अर्ली एक्शन लिए जा सकते हैं। अलॉन्ग विथ सेव्स टाइम, क्रॉप स्काउटिंग, ट्रीटमेंट एंड एक्शन, और जल्दी
ट्रीटमेंट की जाएंगी, जल्दी एक्शन ली जाएंगी तो टाइम भी बचत होगा। एंड रियल टाइम मैपिंग ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूव वेरिएबल रेट्स ऑफ एप्लीकेशन, तो ये भी रियल टाइम मैपिंग की जा सकेंगी प्लांट ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। एंड प्रिसाइज यील्ड एस्टिमेशन, क्योंकि सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है विथ मॉनिटरिंग तो प्रिसाइज यील्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई साहब इतना प्रोडक्ट हमें मिल सकेगा। फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉप लॉस, ये सब को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमने एग्रीकल्चर में यूज देखा। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल वेरियस सेक्टर में हो सकता है, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, और यूज भी किए जा रहे हैं अलोंग द बॉर्डर्स, आपको ही पता है। तो हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2, इंडो यूएस स्कोपिंग वर्कशॉप ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज हेल्ड। तो बेसिकली एक वर्कशॉप हुआ इंडो यूएस के बीच ऑन द टॉपिक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये तकनीक क्या है, ये क्या है CCUS, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, और इसके लिए हमें सिलेबस देखना है। और सिलेबस में आपका क्या आएगा तो आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 2, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो वर्कशॉप है आपका ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा, और इस वर्कशॉप में डिस्कस की गई वेरियस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू दिस टेक्नोलॉजी CCUS। अब ये जो CCUS है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, कोई इंडस्ट्री है, अब हो सकता है वो कोल पर ऑपरेट हो रही होंगी या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही होंगी। अब वो जो इमिट कर रही हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। तो ये जो आपका CCUS टेक्नोलॉजी है ये क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करने का प्रयास करेगा एटमॉस्फेयर से, उसको रिलीज होने नहीं देगा, और अल्टीमेटली उसको कैप्चर करके हो सकता है अंडरग्राउंड में दफना दिया जाए, यानी कि अंडरग्राउंड में उसको स्टोर करवा दिया जाए, या फिर इस कैप्चर्ड कार्बन को यूज कर लिया जाए सीमेंट में, ब्रिक्स में, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है वाया पाइपलाइन, शिप। तो ये आप सब देख सकते हो अम्ब्रेला टर्म है कि जो भी CO2 रिलीज हो रहे हैं उसको या तो हम कैप्चर कर लेते हैं, या फिर यूज कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, या फिर स्टोर कर देते हैं। तो यही सब है आपका कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्निक, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो CCUS की बात करते हैं तो आप देख सकते हो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, इट इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको डिजाइन किया गया है टू कैप्चर द CO2 इमिशन। CO2 इमिशंस फ्रॉम व्हाट, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, या फिर आपके बायोमास फ्यूल्ड पावर स्टेशन, या फिर फॉसिल पावर्ड स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, ये सब हो जाते हैं आपके इसमें। ठीक है, और इसमें आपका कैप्चरिंग आता है, यानी कि CO2 को कैप्चर कर लिए जाते हैं फ्रॉम द फ्यूल कंबशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां आपका ये रिलीज हो रहा होगा। और अब जो CO2 को कैप्चर किए जाएंगे, आपको भी दिमाग में सवाल आया होगा कि कैसे कैप्चर किए जाते हैं। तो उसके लिए भी वेरियस टेक्नोलॉजी होती है, जैसे केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल सेपरेशन, ऑक्सी फ्यूल सेपरेशन, कैल्शियम लूपिंग। तो ये सब कुछ टेक्निक है जिससे CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है। दूसरा टेक्निक या टेक्नोलॉजी है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो CO2 को हमने कैप्चर किया उसको हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट शिप के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से। एंड जो तीसरा है कैप्चर, तो जो भी CO2 को हमने कैप्चर किया उसको हम वेरियस प्रोडक्ट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे हम उस पाउडर को सीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं, एज ए प्लास्टिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको स्टोर कर दो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, यानी कि धरती के अंदर, डीप अंडरग्राउंड, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एटमॉस्फेयर में ना हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो CO2 एमिशन है उसको एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाए, सो दैट ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में ना रिलीज हो, और हमारा जो क्लाइमेट वार्मिंग की समस्या चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या चल रही है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट देख सकते हो, ओवरऑल कार्बन एमिशन रिड्यूस होंगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज जब हम इनको कैप्चर कर लेंगे, अंडरग्राउंड में चिपका देंगे, तो डेफिनेटली जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होंगी। साथ ही साथ कोल, गैस फायर्ड पावर प्लांट जो भी है
उनकी इफिशियंसी भी इम्प्रूव होगी कि वो रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर जनरेट कर सकते हैं। एंड सर्टेन इश्यूज भी हैं कि हम लेट्स से कि दफना भी दिया, उसको अंडरग्राउंड कर भी दिया, तो हो सकता है लीकेज वहाँ से भी हो जाए, तो पॉसिबल लीक्स हो सकता है। एंड साथ ही साथ जो भी स्टोरेज साइट जहाँ पर इसको रखी गई है उस साइट का भी तो एक प्रकार से डैमेज हो सकता है, तो वो भी बात है, वहाँ की हो सकती है बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो जाए, वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स है वो गड़बड़ हो जाए। दैट्स वाई। साथ ही साथ कॉस्ट भी आता है, हाई कैप्चर कॉस्ट। अगर इतनी सस्ती होती तो सारे पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज ये लगा नहीं लेते। दैट्स वाई कैप्चर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट CO2 इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सब बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट को आप रिलायबल प्रोडक्ट में लाओगे तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगानी ही पड़ेगी। तो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट CO2 इनटू यूजफुल प्रोडक्ट लीडिंग टू मोर इमिशंस। अब एनर्जी लगाओगे तो एनर्जी भी तो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो वहां से और इमिशन होता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट चेन जुड़ा हुआ है। अब इंडिया जो है पार्ट है सर्टेन CCUS इनिशिएटिव का। तो एक तो मिशन इनोवेशन तो भारत ने ही लॉन्च किया था UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आई थिंक COP21 ही था, पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही मिशन इनोवेशन का लॉन्च हुआ था। और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके तहत क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, एसेसिबल बनाना है फॉर ऑल, यानी कि AAA अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव, एसेसिबल। हमेशा याद रखना है AAA टर्म को, मीन्स में इन्वायरमेंट के सेक्शन में यूज हो जाएगा, कहीं पर भी यूज हो जाएगा, अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव एंड एसेसिबल। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिशन इनोवेशन, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा सर्टेन स्टडी करनी है। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी। इसका भी भारत हिस्सा है और ये अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव है जिसके तहत CCUS को एक टूल के रूप में स्टैब्लिश करना है टू कम्बेट द ग्लोबल वार्मिंग। कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम्बेट किया जाता है इस तकनीक के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज प्रोसेस देख लो क्या है कि लेट से आपका इमिशन हो रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, तो उसको कैप्चर कर लेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही उसको कैप्चर कर लिया जाए तो दोनों होगा, और उसके बाद या तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमने कैप्चर किया उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन इनपुट और फीड स्टॉक टू क्रिएट सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या फिर उसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जो भी कंप्रेस CO2 है उसको ट्रांसपोर्ट कर लो शिप या फिर पाइपलाइन के माध्यम से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैप्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज या फिर स्टोरेज, जहां पर भी हम लेके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो स्टोरेज क्या होगा, परमानेंटली स्टोर कर दो CO2 को जिसको हमने कैप्चर किया है अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, चाहे वो ऑनशोर हो या फिर ऑफशोर हो। ठीक है, तो ये बातें आ गई, और उसके लिए जाहिर सी बात है एक डिप्रेशन क्रिएट करना पड़ता है और अल्टीमेटली वहाँ पे इन सबको डाल दिया जाएगा। लेकिन कंसर्न तो होती है, ये रिलीज हो सकते हैं, साथ ही साथ आसपास के जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर रिलेटेड, तो सर्टेन चैलेंजेस भी है, ये भी बात है। सो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल नंबर 2 ग्रेट से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, सोलर फ्लेयर कॉजेज रेडियो ब्लैकआउट ओवर इंडियन ओशन। तो ये अभी रिसेंट न्यूज है। सोलर फ्लेयर आपको भी पता है सन की एक फ्रीक्वेंट फेनोमेना होती है जिसके तहत वो हाई चार्ज एनर्जी रिलीज करता है स्पेस में, और उससे जो स्पेस वेदर वो प्रभावित होती है। इवन आवर अर्थ एंड जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी प्रभावित होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी सैटेलाइट्स हैं उसको भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसे डिस्कस करेंगे डिटेल से, बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आप देख सकते हो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस, तो ये टॉपिक आएगा। IT को तो हटा ही दो, स्पेस में आ जाओ। ठीक है, तो क्या कंटेक्स्ट है, तो हाल ही में सन ने लार्ज सोलर फ्लेयर को इमिट किया है जो ऑब्जर्व किया गया नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी रिलेटेड न्यूज किससे एसोसिएटेड है, नासा, इसरो, ESA, तो आपको लिखना है नासा। ठीक है, और अगर हम बात करें SDO की, यानी कि सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी की, तो ये स्टडी करती है कि कैसे सन सोलर एक्टिविटी को क्रिएट करता है
सोलर एक्टिविटी यानी कि जो सोलर फ्लेयर्स की बात हो रही है, कैसे उसको क्रिएट करता है, जनरेट करता है और कैसे ये स्पेस वेदर को प्रभावित करता है। स्पेस वेदर का मतलब समझ रहे होगे ना, जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का एक पार्टिकुलर लोकेशन को ले लो, वहाँ की वेदर होती है। उसी प्रकार से जो स्पेस है जिसके अंतर्गत वेरियस प्लैनेट्स जो है आपके रखे पड़े, तो सन जो है सेंटर में और वेरियस प्लैनेट्स हैं। तो स्पेस वेदर को कौन ड्राइव करता है? जाहिर सी बात है सन ड्राइव करते हैं। वो जो है कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है वेरियस प्लैनेट्स को और उस प्रकार से स्पेस वेदर को प्रभावित करता है। और कभी कभी सोलर फ्लेयर जब सन में देखने को मिलती है तो कुछ ज़्यादा ही असर प्लैनेट्स पर करता है, ये भी बातें होती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सोलर फ्लेयर्स की, तो सोलर फ्लेयर्स बेसिकली एक प्रकार से आप समझ लो कि सडन एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का सन में। और ये सडन एक्सप्लोजन क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो सन है उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होते हैं? तो जो आयरन कंपोनेंट है सन के अंतर्गत वो अपने आप में रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहता है और उसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपका जो एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी में चेंजेस आते रहते हैं एंड दैट्स व्हाई ये सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, और जो सोलर मैग्नेटिक साइकिल है ये बेसिकली मैंने आपको बताया डीप इंटीरियर जो सन है, सन का जो डीप इंटीरियर है वहां पर ये सन सोलर मैग्नेटिक साइकिल ऑपरेट करते रहता है। और ये जो सोलर मैग्नेटिक साइकिल है ये सर्टेन रीजन क्रिएट करता है जहां से जो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स है वो बाहर आने का प्रयास करते हैं और फिर उस रीजन में आपको डार्क स्पॉट देखने को मिलता है। आपने डार्क स्पॉट के बारे में भी सुना होगा, उसी को सन स्पॉट कहते हैं। और आपको अच्छे से याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि जो सन स्पॉट है, पहली बात तो ये कि डार्क स्पॉट्स होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डार्क क्यों होते हैं? बिकॉज ये जो डार्क स्पॉट वाला रीजन है, सन स्पॉट वाला रीजन है, ये कूलर होता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सन्स सरफेस। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है, गो टू द यूट्यूब, सर्च सोलर फ्लेयर्स कोरोनल मास इजेक्शन, आपको नासा के वीडियो आएंगे, आप अच्छे से मजे से देख सकते हो, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखाने का प्रयास करता हूँ टू अंडरस्टैंड बेटर। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब सोलर फ्लेयर्स ही है ना, आप देख सकते हो। ब्लैक स्पॉट भी सर्च कर सकते हो जो ब्लैक कलर की आपको दिखेंगी, तो ये सब आपके सोलर फ्लेयर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही मैंने आपको दिखाया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सन स्पॉट्स हैं ये डार्क होते हैं, इसको डार्क स्पॉट भी कहा जाता है। दे आर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ सन्स सरफेस। एंड सोलर फ्लेयर में होता क्या है? तो सोलर फ्लेयर में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में, है ना, सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एंड हीट एनर्जी में। दैट्स वाई ये जो आपकी एनर्जी है वो स्प्रेड होते हैं इनटू द स्पेस वेदर और इसके कारण आपका हाई एनर्जी एक्सरे रेडिएशन रिलीज होता है इनटू द स्पेस एंड हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं और सन के सरफेस को ये लीव करता है और कहाँ पहुंचने का प्रयास करता है? स्पेस में पहुंचने का प्रयास करता है एंड अल्टीमेटली रीचेज द अर्थ एज वेल एज अदर प्लेनेट लाइक मार्स, जुपिटर, हर जगह पहुंचने का प्रयास करता है। एंड कभी कभी ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो हॉट प्लाज्मा भी रिलीज करते हैं फ्रॉम द सन एंड जब हॉट प्लाज्मा रिलीज होगा तब तो और ज्यादा तबाही आ जाती है। सोलर स्टॉर्म कहते हैं इसको। और इसी को यानी कि जो सोलर फ्लेयर्स का एडवांस वर्जन एक प्रकार से कह लो, इसी को कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। एंड ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है या फिर सोलर फ्लेयर्स रिलीज होते हैं, आपको पता होनी चाहिए ये सब हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं एंड अल्टीमेटली इसका एक इम्पैक्ट आप अर्थ पर देखते होगे। क्या देखते हो? ये जो आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस है, ये इंसिडेंट होते हैं हायर लैटिट्यूड में यानी कि नियर द पोल्स ये घटना देखने को मिलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। और ये सब कहीं ना कहीं सोलर फ्लेयर्स के परिणाम ही है कि वो जो हाई चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अल्टीमेटली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने का प्रयास करता है। लेकिन एज वी नो कि हमारा अर्थ जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड है, तो ये जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो
हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पोल्स के अलोंग एक्यूमुलेट करने का प्रयास करता है, एंड दैट्स वाई एक प्रकार से ब्यूटीफुल कलर शाइन करता है आपका पोलर रीजन में, उसी को हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है यानी कि साउथ पोल में, और ऑरियोरा बोरोलिस अगर वो नॉर्थ पोल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑरोराज प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। ये देख सकते हो सोलर फ्लेयर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो पॉसिबल इफेक्ट्स होंगे अर्थ पर, तो अगर सोलर फ्लेयर कैटेगरी बी का है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सी का है तो स्पेस मिशंस पर इफेक्ट हो सकते हैं, एम का है यानी कि एम कैटेगरी का है तो रेडियो ट्रांसमिशन में गड़बड़ियाँ आ सकती है ना, पॉसिबल डैमेजेस हो सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, एंड अगर एक्स कैटेगरी है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये सभी डैमेज हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एनजीटी आस्क्स गवर्नमेंट टू फॉर्म बॉडी टू मॉनिटर यूज ऑफ फ्लाई ऐश। अब एनजीटी ने कहा है गवर्नमेंट को कि भाई साहब एक बॉडी को बनाया जाए, एक बॉडी कंस्टिट्यूट की जाए सो दैट फ्लाई ऐश जो कि एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट है कोल का, है ना, उसका यूज, उसकी मैनेजमेंट को प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके, और इसको ग्रेड से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो सिलेबस देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है आपका आर्टिकल नंबर 4 कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन, इसी में कवर आएगा। अब एक बात बताओ, आप फ्लाई ऐश है क्या? तो फ्लाई ऐश बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब आप कोल बर्न करते हो, एक बार खुद आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, कोल ले लो, उसको बर्न करो, अल्टीमेटली एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, फाइन पाउडर की तरह होगा, पाउडरी सब्सटेंस होगा, यही है फ्लाई ऐश। ठीक है, तो फ्लाई ऐश इज ए फाइन पाउडर जो कि बाय प्रोडक्ट है जब हम कोल को बर्न करते हैं। वो कोल बर्न या तो थर्मल पावर प्लांट में हो सकता है या फिर हमारे घर में हो सकता है ना, तो वो है आपका फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो जनरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम, आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लीड, है ना, तो मेटल्स भी होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो मेटल्स भी होते हैं, एंड हालांकि ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इंडियन कोल है, भारतीय कोल, ठीक है, भारत में तो कोल मिलते हैं, लेकिन भारतीय कोल की सबसे बड़ी कमी ये है कि एस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है भारतीय कोल में, अप्रोक्स 30 से 45%। इसीलिए जो इमिशन है, चाहे वो इमिशन की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इम्पोर्टेड कोल में आप देख सकते हो एस कंटेंट कितना कम है, 10 से 15%, तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडियन कोल। ठीक है, एंड अब बात करते हैं न्यूज की। तो ये कहा जा रहा है कि जो एनजीटी है इन्होंने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन या फिर एक बॉडी सेटअप की जाए सो दैट फ्लाई ऐश का साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाए, एंड इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, जो मैंडेटरी बातें एनजीटी ने कही थी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको मॉनिटर किया जाए। और आप देख सकते हो प्रेजेंटली अप्रोक्स 1670 मिलियन टन्स ऑफ लिगेसी यानी कि एक्यूमुलेटेड फ्लाई ऐश है, तो आप समझ सकते हो इतना मिलियन टन। अब एक प्रोविजन है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, मैंडेटरी प्रोविजन है कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कि वो 100% यूटिलाइजेशन करे फ्लाई ऐश का विद इन 3 to 5 years। अब इन्हीं सब टारगेट्स को मॉनिटर करने के लिए कि जो कंपनीज हैं या फिर टीपीपीज हैं फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये बॉडी कंस्टिट्यूट करने की बात की जा रही है। अदरवाइज आप समझ सकते हो ये जो लिगेसी फ्लाई ऐश है वो बढ़ते चले जाएंगे। अब इसका तो यूटिलाइजेशन करना नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, पॉल्यूट ही करेंगे इन्वायरमेंट को। ठीक है, दैट्स वाई इनका यूज होना जरूरी है। और इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो इसके एप्लीकेशंस वेराइड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होया जा सकता है। कैसे, तो जब फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन
करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, सॉइल में बेसिकली, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा दी जाती है। साथ ही साथ सॉइल जो है और एयर को अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है, यानी कि सॉइल एरिएशन में भी इम्प्रूव करता है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या चाहिए, एक तो बेस्ट सॉइल चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो बेस्ट सॉइल कहाँ होगा, जहाँ पर सॉइल एरिएशन अच्छा होगा, होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी वाटर की, तो उनके हेल्दी ग्रोथ में भी मदद करेगा। दैट्स वाई इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। इवन कंस्ट्रक्शन वर्क में कैसे पोर्टलैंड सीमेंट बनानी हो, ब्रिक्स बनानी हो, टाइल्स बनानी हो, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंट्स, एब्जॉर्बेंट्स यानी कि वॉस्ट गैसेस को अगर प्योरीफाई करना है, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करना है, तो फिर इसका इस्तेमाल एब्जॉर्बेंट्स के रूप में भी यूज होता है। तो आप समझ सकते हो वेराइड यूजेज है। तो आप देख सकते हो मेजर मोड्स ऑफ एस यूटिलाइजेशन जो 2019-20 में देखने को मिले। सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन याद रखना है प्रीलिम्स के लिए सीमेंट के लिए की गई 26%। फिर देख सकते हो अनयूटिलाइज तो 17% रही है। ठीक है, फ्लाईओवर्स में यूज किए जा सकते हैं, एस डाइक रेजिंग, रिक्लेमेशन ऑफ लो लाइंग एरिया, है ना, कि लेट्स से कि कोई डिप्रेशन है तो वहाँ पर फ्लाई एस भर दिए जा सकते हैं। तो ये भी बात है। ब्रिक्स एंड टाइल्स के लिए भी माइन फाइलिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट फ्लाई एश यूटिलाइजेशन। ये सब इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक प्रकार से टेक्निक है, ये याद रखना है आपको। मोबाइल ऐप भी लाई गई है एश मैनेजमेंट के लिए, जैसे एश ट्रैक ऐप है। साथ ही साथ मैंडेटरी यूज फ्लाई एश बेस्ड प्रोडक्ट्स का ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में बोला गया है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आपका मैंडेटरी यूज हो फ्लाई एश बेस्ड प्रोडक्ट्स का, जैसे ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, तो इन सब का यूटिलाइजेशन किया जाए। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फायर फाइटिंग सिस्टम फेल्ड, सेफ्टी ऑडिट इग्नोर की गई, ये ऑफिशियल्स का कहना है। ये स्टेटमेंट इसलिए आई है बिकॉज फिर से इंसिडेंट यानी कि फायर इंसिडेंट देखने को मिला है इन द हाई राइज बिल्डिंग ऑफ मुंबई, और फिर से कहीं ना कहीं ये चिंता सामने निकल कर आ गई है कि जो हमारा बिल्डिंग फायर्स एंड सेफ्टी आर्किटेक्चर है वो मजबूत है भी या नहीं, क्योंकि बार बार फायर इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं इन द अर्बन एरियाज एंड द हाई राइज बिल्डिंग। तो कंसर्न की बात है। कंसर्न की बात क्यों है? कंसर्न की बात इसलिए है बिकॉज इट पोजेजेस रिस्क टू द पीपल्स लाइफ, प्रॉपर्टी, पब्लिक सिक्योरिटी। तो ये बात है। एक डाटा भी देख लो आप, लेकिन देखने से पहले चलो सिलेबस की ही तरफ देख लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक लग रहा है हमें। तो यहाँ देख सकते हो आप अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो अनदर फायर इंसिडेंट हाई राइज बिल्डिंग मुंबई में देखने को मिला। एंड अगर हम बात करें अर्बन फायर की एंड अर्बन फायर वल्नरेबिलिटीज इन इंडिया, तो अर्बन फायर को डिफाइन कैसे कर सकते हो? फायर जो प्राइमरली अकर करती हैं या तो सिटीज में या टाउन्स में, और ये लोगों को लाइफ के रिस्क, प्रॉपर्टी, पब्लिक सिक्योरिटी सबको रिस्क करता है। एंड ये चौंकाने वाली डाटा है। आप देखो ये यूज कर सकते हो अगर फायर इंसिडेंट्स के ऊपर, अर्बन फायर के ऊपर क्वेश्चन आते। 9329 इंसिडेंट फायर एक्सीडेंट्स के अकेले 2020 में हुए, और उसके कारण 9110 पीपल का डेथ भी हुआ है। ये आपका NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है। यानी कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एक फायर इंसिडेंट में एक व्यक्ति की जान गई है। ठीक है, आउट ऑफ देम 57.6% डेथ जो है वो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग से हुआ। क्या इंडिकेट करता है कि भाई साहब रेसिडेंशियल बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में ही गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं वो फायर सेफ्टी प्रोविजंस कहीं ना कहीं बिल्डिंग में नहीं डाली जाती है। ये रिफ्लेक्ट करता है। 57%, 1-2% नहीं, 57% रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही थी जहां पर ये फायर इंसिडेंट्स हुई हैं। एंड काउजेज क्या है? नेचुरल काउजेज जैसे लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, वो सब स्ट्राइक कर दिया, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, तो फायर कैन बी पिक्ड अप, या फिर ह्यूमन प्रॉब्लम्स या एरर के कारण, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, फायर एक्सीडेंट्स, ये सब कुछ काउजेज हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में फायर सेफ्टी आर्किटेक्चर क्या है। तो सवाल के घेरे में तो है ही है फायर सेफ्टी की अगर हम बात करें, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो फायर सर्विसेज हैं वो आपका स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और इसको म्युनिसिपल फंक्शन के रूप में इंक्लूड किया गया है अंडर द 12th शेड्यूल आर्टिकल 243W।
और 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लेकर आया था, जिसके तहत बेसिकली जो बिल्डिंग के मॉडल्स होने चाहिए क्या हों उसके बारे में बताया जाता है। बिल्डिंग सेफ्टी गाइड्स द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, है ना। तो बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हो ये सब बातें बताती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चीफ फायर ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। ये जो CFO होंगे स्क्रूटनाइज करेंगे, अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिल्डिंग प्लान्स को ऑन द फायर सेफ्टी कि भाई साहब आपके घर जो है फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते, दैट्स व्हाई वी कैन रिजेक्ट दैट। एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिलीज किया है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 3rd एडिशन 2016 में। एंड इसका जो पार्ट 4 है डील करता है डिटेल प्रोविजंस ऑन द फायर प्रिवेंशन लाइक सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं द फेमस सुभाष चंद्र बोस एंड उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव प्लस प्रीलिम्स के लिए, और इनके कंट्रीब्यूशन, खासकर कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो थोड़ा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस ओकेज़न में यानी कि 125th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न में इनके होलोग्राफिक स्टेच्यू अनवेल की गई इंडिया गेट में, और आपने भी देखा होगा। एंड बाद में इसको रिप्लेस किए जाएंगे ग्रेनाइट स्टेच्यू से। अभी तो होलोग्राफिक स्टेच्यू है, बाद में ग्रेनाइटिक स्टेच्यू से रिप्लेस किया जाएगा। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल कैरियर की, तो पहली बात तो ये कि इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में सर्व किया, है ना। तो ही सर्व्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, हरिपुरा सेशन आपने सुना होगा। हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट ये चुने गए थे INC के, और हरिपुरा सेशन आपका 1938 में हुआ था। लेकिन उसके बाद अगले साल में इनको चुना गया था, लेकिन मतभेद होने के कारण बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज महात्मा गांधी कोई अन्य व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस की जगह पर। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस ने ही रिजाइन कर दिया था। इसी को त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, है ना, बिकॉज 1939 में त्रिपुरा सेशन हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बात किया 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस सेशन, इनको चुना तो गया था दोबारा, लेकिन विद्रोह कर दिए थे बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट विद द गांधी जी। एंड इन्होंने उसके बाद यानी कि जब ये रिजाइन किए उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी निर्माण करते 1939 में। एंड अगर हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस फिर बाद में एग्जाइल यानी कि इंडिया से वो बाहर चले गए थे, और वो बाहर जाके मिलिट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, सो दैट एक प्रकार से मिलिट्री सैनिक तैयार किया जाए जिसको हम कहते हैं INA, और वो इंडिया के इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देख सकते हो 1942 में ये भारत को छोड़ के गए। एंड पहले तो ये जर्मनी गए थे, उसके बाद जर्मनी से जापान गए थे, और जर्मनी जाने के बाद उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया, और साथ ही साथ फ्री इंडिया सेंटर भी इस्टेब्लिश किया। और फ्री इंडिया सेंटर याद रखना है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का एक प्रकार से प्रिकर्सर है, ठीक है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट तो बाद में बनती है। और इसके बाद सिंगापुर में ये फिर पहुंचते हैं जुलाई 1943 में, और वहां पर फिर इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज ये लेते हैं, ठीक है। और सिंगापुर में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसको कहा जाता है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, उसको वहां पर फॉर्म किया। और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की अपनी करेंसी भी थी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की, तो फॉरवर्ड जो न्यूज़पेपर है ये लिखा करते थे, एंड खुद अपनी न्यूज़पेपर ये पब्लिश किया करते थे स्वराज। एंड उन्होंने बुक भी लिखा था इंडियन स्ट्रगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, फॉरवर्ड, स्वराज एंड द इंडियन स्ट्रगल। अदर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 1920 में ही क्लियर कर लिया था, लेकिन 1921 में रिजाइन कर लिया था बिकॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद करो उस समय स्टार्ट हुई थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस भी उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे। एंड अलोंग विथ चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। एंड रिलेटेड न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिए जाते हैं, और ये बेसिकली जो अवार्ड दिया जाता है टू ऑनर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस जो रेंडर किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा
एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इन द इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और हर एक साल 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो याद रखना है पराक्रम दिवस किनके जन्म जयंती के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के लिए। और इस अवार्ड में आपका कैश प्राइज 51 लाख रुपीज का, साथ ही साथ सर्टिफिकेट इन केस अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, अलॉन्ग विथ 5 लाख रुपीज एंड सर्टिफिकेट इन केस अगर कोई इंडिविजुअल है तो। एंड देयर विल बी अप टू 3 अवार्ड्स एवरी ईयर, यानी कि 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं एवरी ईयर। एंड फॉर 2022 आप देख सकते हैं किसको मिला है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा, इनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस आर्टिकल में इतना ही। आपको होप समझ आई होंगी आर्टिकल डिटेल्स से। एंड अगर अच्छी लग रही है, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।